सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 19 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी ब्लॉगर हैं एक ज्योति, उनको एस्पियोनेज के चार्ज में अरेस्ट किया है, जो जासूसी के चार्ज में। जो बोला जा रहा था कि इनको पाकिस्तान को ये जासूस कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। तो ये ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है। और अब देख लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है जो टेररिज्म के एक्ट्स होते हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी लेवल के थ्रेट्स होते हैं उनके खिलाफ। तो ये 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक, उसके बाद बनी थी। ये 2009 में बनी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और जो इसमें ये टेररिज्म से रिलेटेड कोई हाईजैकिंग हुई है या कोई एक्सप्लोसिव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वेपन है, या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके खिलाफ ये जो है इन्वेस्टिगेट करती है और कोऑर्डिनेट करती है स्टेट पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ। और अलग अलग लॉज के अंडर, आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ना, NIA एक्ट। तो ये NIA एक्ट जो है आपका 2008 में आया था, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेट करती है केसेस आउटसाइड इंडिया भी, जो है अदर गवर्नमेंट्स के साथ मिलके। और इसके डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट्स, जो फास्ट ट्रैक ट्रायल्स करते हैं टेररिज्म रिलेटेड केसेस में। अभी इसमें और चीज़ें भी जोड़ दी गई हैं अमेंडमेंट के बाद, जैसे साइबर टेररिज्म भी जोड़ दिया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वेस्टिगेट करती है, फेक करेंसी भी इन्वेस्टिगेट करती है और आर्म्स स्मगलिंग भी इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में अभी जो कल इसरो ने लॉन्च किया था हमारा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, वो अभी जो है वो फेल हो गया क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया थर्ड स्टेज में। तो उसमें सॉलिड मोटर में उसमें चैम्बर प्रेशर ड्रॉप हो गया अचानक से, तो उसकी वजह से ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। तो PSLV क्या है, क्या बेसिकली हमारा एक लॉन्च व्हीकल है, जो कि PSLV एक लॉन्च व्हीकल है जो कि 1750 kg तक पेलोड ले जा सकता है। पेलोड 1750 kg तक ले जा सकता है। तो इसके फिर 4 स्टेजेस होते हैं, जो सॉलिड लिक्विड जो फ्यूल के होते हैं। और फिर ये कई सारे पर्पसेस में यूज़ होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, फॉरेस्ट्री, आपका वाटर रिसोर्स, अर्बन प्लानिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे इसके यूजेस होते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु और जो PM का प्रेसिडेंट का रेफरेंस होता है आर्टिकल 200 और 201 के रेफरेंस में, ये भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में अभी तमिलनाडु ने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो फंड है बेसिकली वो दूसरी बॉडी को दे दिया है। स्टेट का फंड है वो बेसिकली, तो ऑल एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को दे दिया है, ताकि बेटर मैनेज करने के लिए और ताकि वो सर्वे और मैप कर सके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो तमिलनाडु के हैं, और कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके और पार्टनरशिप प्रमोट किया जा सके ऐसा वहाँ की लोकल स्पीशीज़ के लिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली, तो यहाँ पे वही बताया है कि तमिलनाडु ने 2024 में 50 करोड़ का एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कंजर्वेशन फंड बनाया है, ताकि अपने रेयर और थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। और वो मैनेज कौन करेगा, जो है वो आपको मैनेज करेगा एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहले दूसरी बॉडी के पास था, अब ये बॉडी मैनेज करेगी। ये एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ की, तमिलनाडु की, जो रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क के लिए। तो ये सारे जैसे आपके जो भी इंडेंजर्ड और स्पीशीज़ हैं उनको मैप करेगा और सर्वे करेगा और स्ट्रेंथन करेगा उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को, जैसे आपके फ्रूट बैट्स हो गए या मालाबार सिवेट्स हो गए, ये सारे। फिर यहाँ पे एक चार मीनार के पास जो है ज्वेलरी शॉप में फायर की वजह से 17 लोगों की जान चली गई। पुलिस अभी इसमें प्रोब कर रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है किस लिए हुआ ऐसा। फिर यहाँ पे जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए BR गवई जी, उन्होंने बेसिकली बोला संडे को कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और नॉट द जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है आपका हमारा। और 3 पिलर्स ऑफ जो जुडिशरी हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और ये तीनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना चाहिए इनको, और वर्क इन हारमनी में वर्क करना चाहिए। और ये एक फैसिलिटेशन इवेंट था जो कि
जिसमें कि वहाँ के जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं पहुँचे, तो वही उन्होंने बोला कि जो है ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट शो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का एक दूसरे में। और अभी यहीं पे अगर किसी जज ने ऐसा किया होता तो लोग पब्लिक डिबेट बनाते आर्टिकल 142 का। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि कोई भी वो डिसीज़न पास कर सकता है, कोई भी डिसीज़न पास कर सकता है जो कि नेसेसरी है आपके कंप्लीट जस्टिस के लिए। कोई भी कंप्लीट जस्टिस देना है तो उसके लिए कोई भी नेसेसरी डिसीज़न पास किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन एनी केस। तो ये उन्होंने बोला। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ से पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो अभी 19 मई से 24 मई को जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क के विज़िट पे जाने वाले हैं, जिसमें ये पर्पज़ रहेगा कि जो है दोनों साइड के बायलैटरल जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएं और डिस्कस किया जाए रीजनल और ग्लोबल इशू आपके तीनों नेशंस के बीच में। और हाईलाइट करेंगे पाकिस्तान का जो कंटिन्यूड सपोर्ट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जो उसको भी डिस्कस करेंगे, जो आपका पहलगाम में अटैक की वजह से हुआ था, जिसमें इंडिया ने 9 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया टू अप्राइज FATF ऑफ लेटेस्ट एविडेंस ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो इंडिया अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया का प्लान है कि जो सबमिट करेगा फ्रेश एविडेंस जो है वो आपके FATF को। अब FATF क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये FATF जो है आपका एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि सेट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस के अगेंस्ट में। और कोई भी जो आपका अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो प्रोलिफरेट कर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन वो अगर कहीं डेवलप कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो फिर उस पर भी इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये FATF जो है 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी बाई G7 कंट्रीज़। और इसका काम क्या है? बेसिकली यही जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और मास जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनको जो है प्रिवेंट करती है। अब इसमें जो है कई सारी मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे USA, UK, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया। अब ये क्या करती है? बेसिकली FATF लिस्ट बनाती है। FATF लिस्ट जैसे कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जैसे कि पाकिस्तान था, ब्लैक लिस्ट नॉर्थ कोरिया और ईरान हो गए। तो ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को डालने का मतलब है कि उसको जो है कोई इंटरनेशनल लोन्स लेने हैं तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उसको इंटरनेशनल लोन्स लेने में। और जो है इनकी इकोनॉमिक रेपुटेशन भी इंटरनेशनल लेवल पे वो भी कम हो जाती है। प्लस नॉर्थ जैसे ब्लैक लिस्ट में रहने का मतलब है कि आपके ऊपर ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे और भी ज़्यादा हार्ड स्टेप्स लिए जा सकते हैं आपके अगेंस्ट में। तो ये बेसिकली दोनों लिस्ट होती हैं। तो पाकिस्तान जो है इसका पहले ग्रे लिस्ट में था, 2008 में रहा है, फिर उसको 2009 में रिमूव कर दिया गया, फिर उसके बाद में 2012 में फिर डाला गया, फिर 2018 में जो है रिलिस्ट किया गया, और इसी तरह फिर जो है 2022 में फिर इसको रिमूव कर दिया गया। तो अभी फिर से इंडिया फ्रेश एविडेंस सबमिट कर रहा है ताकि इसको दोबारा से जो है FATF की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाला जा सके और बता सके कि एक्सपोज कर सके पाकिस्तान का जो कंटिन्यूड सपोर्ट है UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, तो वो हाईलाइट कर सके। फिर यहाँ पे आपका हमारे जो IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे ने भी जो है सस्पेंड कर दिया टाइज जो टर्कीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ था। पहले आपके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, JNU, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो अभी सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जितने भी उनके MOUs हैं और कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं इन फील्ड ऑफ एक्सचेंज, रिसर्च एंड एक्सचेंज, वो सारे सस्पेंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे 17 MPs को संसद रत्न अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग जो आपके भार्तृहरि मेहताब, रवि किशन जी। तो संसद रत्न अवार्ड मिला इनको। ये अवार्ड दिया जाता है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ऑनर करने के लिए जो MPs जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं पार्लियामेंट में, और जो आउटस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। तो अब उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि जो लोग अटेंड करते हैं सेशंस रेगुलरली और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं
और पार्टिसिपेट करते हैं सारे डिबेट्स में, प्राइवेट बिल्स लाते हैं और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, तो उनको बेसिकली ये अवार्ड मिलता है। तो अब ये सिलेक्शन कौन कर इस बार किया है कि जो ज्यूरी कमेटी है वो चेयरमैन थे उसके चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैकवर्ड कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो इन्होंने जो है बेसिकली सेलेक्ट किए हैं। इसके जो चेयरमैन थे वो बेसिकली ज्यूरी कमेटी के वो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास थे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली आपका जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसमें 70 एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को मिली विद इन 15 डेज़। तो अब ये स्कीम है कि इसलिए आपका जो ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडिया में है उसको फिल करने के लिए है और इंडिया में बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ताकि इंपोर्ट पे जो है हमारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए है। और ये स्कीम जो है उसका बजट जो है आउटले 22,805 करोड़ रुपए है। तो इसमें कई सारी कंपनीज़ ने अप्लाई किया, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सीकॉन, फॉक्सकॉन और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। तो वही ये न्यूज़ है बेसिकली, जो आपका डिमांड है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की $500 बिलियन की होने वाली है लगभग 2030 तक। तो उस डिमांड सप्लाई गैप को फिल करने के लिए स्कीम आई है ताकि प्रोडक्शन बूस्ट किया जा सके। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली अभी 1998 में क्या हुआ था कि जो है पुणे में जो है 11.89 हेक्टेयर ऑफ जो रिज़र्व फॉरेस्ट है वो इलीगली जो है एग्रीकल्चर के लिए अलॉट किया गया पहले, और फिर उसको बाद में बिल्डर को सेल कर दिया गया इलीगली। तो ये गवर्नमेंट ने यही बोला है कि इसको इलीगल डिक्लेयर किया और क्रैश कर दिया इस ऑर्डर को। तो ये दिखाता है जो आपके नेक्सस है बिटवीन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिल्डर्स, जो कि लैंड को हमारे डिफॉरेस्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है कॉमर्शियल यूज़ के लिए। तो वही अभी आया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सभी जो चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट्स के, उनको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए, ताकि जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अलॉट किए हैं लैंड प्राइवेट पार्टीज़ को, कोई प्राइवेट पार्टी को अलॉट किया है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसको दोबारा से वापस लिया जाए। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं तो जो है रिकवर की जाए उसकी पूरी कॉस्ट जो है लैंड की, और ताकि फॉरेस्ट डेवलपमेंट किया जा सके। और ये सारा काम जो है 1 साल के अंदर करना है। और देखा जाना चाहिए कि द फॉरेस्ट यूज़ ऑफ सच लैंड शुड बी ओनली फॉर एफॉरेस्टेशन। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में वो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका बताया है व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसको बताने से पहले आर्टिकल 200 और 201 आपको बता देता हूँ एक बार। आर्टिकल 200 में क्या होता है कि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी बिल लोअर हाउस से पास होता है, फिर अपर हाउस में आता है, फिर उसको गवर्नर के पास जाता है साइन होने के लिए, असेंट के लिए, और फिर वो बिल जो है एक्ट बन जाता है। तो गवर्नर के पास जब ये बिल जाता है अपर हाउस से, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको असेंट दे दे, या तो अप्रूव हो जाएगा बिल, या तो उसको विदहोल्ड कर दे अपना असेंट ताकि वो रिजेक्ट बिल माना जाएगा, या तो वो बिल रिटर्न कर दे जो है आपको लेजिस्लेचर को रिकन्सिडरेशन के लिए, और स्पेशली अगर वो मनी बिल नहीं हुआ तो, या फिर कुछ केसेस में ये बिल्स रिज़र्व कर सकते हैं, रिज़र्व बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, अगर वो स्पेशली वो किसी सेंट्रल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, या कोई स्पेशल इशू अगर जो है फील करता है गवर्नर ये डिसाइड करना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर मैटर ऑफ कोई नेशनल इम्पोर्टेंस है ना, और या फिर जो है बिल अफेक्ट कर रहा है किसी राइट या इंटरेस्ट प्रेसिडेंट या यूनियन गवर्नमेंट के साथ, उन केसेस में प्रेसिडेंट को रेफरेंस के लिए रिज़र्व कर सकता है बिल। जब ये बिल रिज़र्व कर लिया गया प्रेसिडेंट के लिए, तब ये प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 201 में 3 ऑप्शन है, या तो वो इस बिल को असेंट दे दे तो वो एक्ट बन जाएगा बिल, या उसको विदहोल्ड कर दें तो वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा बिल, और या तो उसको जो है रिटर्न कर दें रिकन्सिडरेशन के लिए बिल के लिए, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। तो जो ये विद होल्डिंग का प्रिंसिपल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट वर्डिक्ट में ये टाइमलाइन फिक्स कर दी गई थी 3 मंथ्स की, कि प्रेसिडेंट को जो है इस विद इन टाइमलाइन जो है कोई ना कोई डिसीज़न लेना है, और इनडेफिनेटली उस पर इनडिसिसिव नहीं रह सकते, कोई डिसीज़न ना लिए बिना नहीं रह सकते। तो इसी पे पूरा कंट्रोवर्सी है।
स्टेट्स का एलिगेशन है कि जो है कई सारे उनके स्टेट्स के बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जो है पड़े रहते हैं, गवर्नर के पास, और वो इनडेफिनेटली उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो उससे उनके स्टेट के बिल्स जो है डेड हो जाते हैं। तो वो अंडरमाइन करती है आपके स्टेट की इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर है जो ये बिल लेके आई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जो है 3 मंथ के अंदर इनको डिसाइड करना होगा। तो अब यहाँ इस आर्टिकल में क्या है, बेसिकली आर्टिकल 143 के बारे में बताया जा रहा है कि आर्टिकल 143 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, जो भी प्रेसिडेंट होता है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है या ओपिनियन ले सकता है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पे जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए मैटर रखता है। तो उस पर कोई एडवाइस या ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और जो ये रेफरेंस लेते हैं वो एडवाइस ऑफ द यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, और ये इसी को बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को लॉ या फैक्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस पे। और जो ओपिनियन होता है, जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देगा वो जो है बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन इसका काफ़ी परसुएसिव वैल्यू होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई ओपिनियन दिया है तो परसुएसिव होता है काफ़ी पब्लिक के आइज़ में। अब ये जो मैकेनिज़्म है पूरा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे आया था, जब गवर्नर जनरल जो है ओपिनियन लेते थे हमारे फेडरल कोर्ट से। तो कई सारे जो सिमिलर प्रोविजंस वो कनाडा में भी हैं इस टाइप के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो आपका यूएसए है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है एडवाइजरी ओपिनियन जैसा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। और फिर उसके बाद में बताते हैं कि कई सारे पास्ट रेफरेंस देते हैं कि पहले भी कई बार आर्टिकल 143 का यूज़ किया गया है, जैसे दिल्ली लॉ एक्ट केस 1951। इसमें क्लैरिफाई किया गया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, तो कैसे लेजिस्लेचर जो है डेलीगेट करते हैं पावर एग्जीक्यूटिव्स को। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें कि कैसे पास्ट में रेफरेंस लिया गया है। बाद में केरला एजुकेशन बिल, इसमें क्या था कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में ओपिनियन लिया था प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से। तो अब एक ही बार ऐसा इंस्टेंस हुआ जब 1993 में राम जन्मभूमि के टाइम केस में जब उन्होंने कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था ओपिनियन देने से, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट का क्या कहना है, बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट का व्यू ये है कि क्या वेदर कोर्ट जो है टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हैं ऐसी कुछ, जो 3 महीने की ये टाइमलाइन दी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रेस्क्राइब नहीं है, ऐसी कोई डेडलाइन जो है वो फिक्स कर सकते हैं क्या। और जो स्कोप है आर्टिकल 142 का, वो जो है उसके बारे में भी पूछा है फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो आर्टिकल 142 में यही बोलता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीज़न ले सकता है इन एनी केस फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, तो उसके बारे में भी क्लैरिटी मांगी है। तो ये गवर्नमेंट का बेसिकली क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से। हमारा पूरा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में था। फिर यहाँ पे बताया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे इंडिया हैज़ एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स इन द पोर्ट सेक्टर ग्लोबली। तो एक इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर एक है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट का जॉइंट वेंचर है, जो कि इसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया के ग्लोबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में ये हेल्प कर रहा है। अभी ये करेंटली जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, उसको जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर एक्सप्लोर कर रहा है और यहाँ पे तो ऑपरेट कर ही रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके अफ्रीका और जो उसके नेबरिंग नेशंस हैं। तो यही बताया हुआ है कि इंडिया और तंजानिया में भी कई सारे MOUs हैं इनके मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को, और कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स के साथ भी कोलैबोरेशन है इंटरनेशनली। फिर वही सारे अलग अलग पोर्ट्स के बारे में बताया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स, इन सब के बारे में। तो फिर उस चाबहार पोर्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंस बताते हैं कि गेटवे हमारा साउथ जो आपका सेंट्रल एशिया है उसके लिए, और ये ऑपरेट करता है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो चाबहार पोर्ट का है, शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। और ये की गेटवे है अफ़गानिस्तान का
वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखेंगे क्या है। और इंडिया का प्लान है कि 4,000 करोड़ एक्सपेंशन करना है रुपए का चाबहार पे जो। और फिर बाकी एक्सपेंशन बताते हैं, म्यांमार में भी सितवे पोर्ट हो गया, श्रीलंका में कानके जो सितवे पोर्ट हो गया आपका म्यांमार में, और फिर उसके बाद में आपका कानके संथुराई पोर्ट हो गया आपका श्रीलंका में, है ना। और तो ये ऑपरेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे बेसिकली बूस्ट करने के लिए ट्रेड और मैरीटाइम पैसेंजर्स के लिंक्स को। अब हमारी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी क्या है, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग क्या प्लान कर रहा है, जो IPGL है इसको बेसिकली इंटरनेशनल ऑपरेटर से अब जो है थोड़ा और काम देना है, एलिवेट करना है डोमेस्टिक टर्मिनल ऑपरेटर का भी, डोमेस्टिक टर्मिनल ऑपरेटर का, जिसमें कि हाई वैल्यू फैसिलिटीज़ है वो करेगा काम, और उसमें ऑयल हैंडलिंग भी इंक्लूड कर रहे हैं अब। और ये आज थोड़ा सा आवाज़ आएगा, बगल में शादी हो रही है इसलिए। तो अभी इसमें ऑयल हैंडलिंग भी इंक्लूड करेंगे, और इसका जो है डोमेस्टिक टर्मिनल ऑपरेटर को हाई वैल्यू फैसिलिटीज़ देंगे, और इसको एक्सपेक्टेड है कि ये जो है एनहेंस करेगा इंडियन इंटरनेशनल पोर्ट मैनेजमेंट और प्रोफाइल वर्ल्ड लेवल पे। फिर यहाँ पे क्या है, ऑरेंज इकॉनमी के बारे में दिया हुआ है। ऑरेंज इकॉनमी बेसिकली क्या होती है कि एक क्रिएटिव इकॉनमी होती है, और जिसमें कि रेफ़र करते हैं इंडस्ट्रीज़ जो कि क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है, और आप क्रिएटिविटी कल्चर और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे जो बेस्ड होती है उसको बोलते हैं आपकी ऑरेंज इकॉनमी। तो अभी जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब के आने से तो बेसिकली और इजी हो गया इनको एक्सपोज करना, इनको मतलब इनका एक्सपोजर और ज़्यादा मिल गया है। तो इसमें सेक्टर्स जैसे मीडिया, एंटरटेनमेंट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, पब्लिशिंग, बुक, मैगजीन्स, ये सब हो गया, और ये सारा इंक्लूड करता है इसमें ऑरेंज इकॉनमी में। जो आपका वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हुआ है उसमें जो है बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने भी एम्फसाइज़ किया पावर जो है ऑरेंज इकॉनमी का, और इसमें एक रियल सक्सेस स्टोरी बताई गई जो कि कैसे कि जो ब्रदर्स हैं आकाश और संतोष, जो रूरल महाराष्ट्र से आते हैं, जिनका एक चैनल है फोकस्ड है सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग पे, डिजिटल कंटेंट के थ्रू कैसे उन्होंने गेन की सक्सेस। सिर्फ 15 से 20% फॉलोअर इनके इंडिया से हैं, बाकी सारे बाहर से हैं। तो ये हाईलाइट करता है जो ऑरेंज इकॉनमी है उसके पोटेंशियल को। तो ये था आज का हमारा पूरा न्यूज़ डिस्कशन। तो हमने यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में यही देखा कि ऑरेंज इकॉनमी क्या होता है बेसिकली, और PM नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में क्या बोला। फिर हमने यहाँ पे जाना कि जो है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के बारे में जाना, कैसे ग्लोबल और अब इसको डोमेस्टिक एक्सपेंशन भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, क्या है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, आर्टिकल 200, 201 और आर्टिकल 143। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि जो है कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया जो भी प्राइवेट लैंड्स जो नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए लिया है उसको कैसे वापस करने को डायरेक्ट किया है। फिर संसद रत्न अवार्ड्स के बारे में देखा। फिर यहाँ पे हमने बेसिकली देखा कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे IIT बॉम्बे ने सस्पेंड कर दिया जो टाइज़ हैं वो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के बाद से। फिर उसके बाद में FATF के बारे में जाना, उसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में जाना, और इंडिया क्या अभी कर रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट करने के लिए। और जयशंकर जी की जो विज़िट होने वाली जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क के बारे उसके बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे चीफ जस्टिस BR गवई जी ने कॉन्स्टिट्यूशन और तीनों जो पिलर्स है डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसमें कैसे हार्मनी रहे उसके बारे में बोला। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है हैदराबाद में जो फायर इंसिडेंट हो गया उसके बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे देखा कैसे तमिलनाडु कंजर्वेशन एफर्ट्स ले रहा है और कैसे रिपोजिटरी बना रहा है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो है कैसे जो PSLV के बारे में जाना, जो अभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से 3rd स्टेज में जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च कर रहा था इसरो वो फेल हो गया, वो देखा। और फिर यहाँ पे हमने देखा कैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के बारे में जाना। तो ये था आज का पूरा न्यूज़ डिस्कशन हमारा 19 मई का। तो अगर आपको प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही मैं आपके सामने आपको पूरा न्यूज़पेपर कवर करके दे सकूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाए कि आपके सामने आपका पूरा जो है न्यूज़पेपर कवर हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।